इंडस्ट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती हैं? जो आयरन से स्टील प्रोड्यूस करती हैं। ओके, क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्टील प्रोड्यूस करती हैं। ओके, नाउ ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये हमने देखा था। बट ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होने के साथ साथ और कौन कौन सी टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं? फर्स्ट, हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज क्यों? बिकॉज इन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कैसा होता है? हैवी होता है। प्लस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? हैवी होते हैं। इसीलिए ये इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री भी होती है। एंड सेकेंड, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज भी होती हैं। की और बेसिक इंडस्ट्रीज कैसे? देखिए, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? मशीन्स के थ्रू। और जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सभी या तो स्टील से बनती हैं या फिर आयरन से बनती हैं। और जो इंडस्ट्रीज डिफरेंट मशीन्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए होता है? स्टील, आयरन, राइट? तो वो स्टील उन्हें कहां से प्रोवाइड होती है? फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज। दैट्स व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर बेसिक इंडस्ट्रीज, राइट? अब हम देखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को स्टील प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। ओके, देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन, कोल, लाइमस्टोन, इन तीनों की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। और वो भी किस रेशियो में? 4:1। ये जो तीनों रॉ मटेरियल हैं स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये तीनों रॉ मटेरियल 4:2:1 के रेशियो में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा स्टील को हार्ड करने के लिए मैंगनीज भी यूज होता है। ओके, मैंगनीज क्यों यूज होता है? क्या यूज है इसका स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में? फॉर हार्डन द स्टील। तो अब अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन की बात करें तो वो लोकेशन कौन सी होगी? जहां पे अदर फैक्टर्स के साथ साथ आयरन माइंस या अदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो, कोल माइंस हो, लाइमस्टोन इजीली अवेलेबल हो, राइट? ऐसी लोकेशन आइडियल लोकेशन होगी। एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एक और पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन का, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो हैवी होता है, और जो फिनिश्ड आइटम से प्रोड्यूस करती हैं वो भी हैवी होता है। तब हैवी आइटम्स को, हैवी गुड्स को कोई ऐसी तो नहीं लेके जाएगा ना मार्केट तक, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? वेयर आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन इजीली अवेलेबल हो, प्लस एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, राइट? अब हम देखेंगे कि स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री में कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। दैट इज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील।
देखिए, स्टील बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, दैट इज आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन। एंड जब ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में आ जाता है, उसके बाद इस रॉ मटेरियल से पिग आयरन बनाया जाता है सबसे पहले। कैसे? देखिए, पिग आयरन बनाने के लिए सबसे पहले तो एक ब्लास्ट फर्नेस होता है जिसमें आयरन को मेल्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोल एंड लाइमस्टोन, और आयरन में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जाता है। और फिर ब्लास्ट फर्नेस में जो मोल्टन आयरन मिलता है उसको अलग अलग मोल्ड्स में पोर किया जाता है ताकि उनकी एक शेप फॉर्म हो जाए। और ये जो मोल्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पिग्स। क्या कहते हैं? पिग्स। इसीलिए इन मोल्ड्स में जो आयरन हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? पिग आयरन। ओके, नाउ जब पिग आयरन फॉर्म हो जाता है उसके बाद इस पिग आयरन से स्टील बनाई जाती है। कैसे? देखिए, स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए इस पिग आयरन को फिर से मेल्ट किया जाता है एंड देन उस मेल्टेड पिग आयरन का ऑक्सीडेशन किया जाता है। एंड जिस टाइम पीरियड में पिग आयरन को मेल्ट करके उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, उस टाइम पीरियड में ही उसमें मैंगनीज, निकल, क्रोमियम ये ऐड किए जाते हैं। ये क्यों ऐड करते हैं? जस्ट टू हार्डन द स्टील, स्टील को हार्ड करने के लिए। ओके, नाउ इस पूरे प्रोसेस के बाद जब स्टील मैन्युफैक्चर हो जाती है तो फिर उस स्टील को शेप दी जाती है। अलग अलग शेप में उस स्टील को कन्वर्ट किया जाता है। और कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू स्टील को शेप दी जाती है? बाय रोलिंग, बाय प्रेसिंग, by casting and by forging। रोलिंग एंड प्रेसिंग ये दोनों तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं। रोलिंग में क्या होता है? स्टील को रोल किया जाता है। एंड प्रेसिंग में क्या होता है? स्टील को प्रेस किया जाता है। अब बात करते हैं कास्टिंग की और फोर्जिंग की। देखिए, कास्टिंग में क्या होता है? स्टील को मेल्ट किया जाता है और फिर उसे डिफरेंट शेप के मोल्ड्स में डाला जाता है ताकि वो उस मोल्ड की शेप में फॉर्म हो जाए। नाउ अब बात करते हैं फोर्जिंग की। फोर्जिंग में क्या होता है? स्टील को मेल्ट नहीं करते, हीट करते हैं। जैसे यहां पे इस फोटो में हो रहा है, स्टील को हीट करते हैं और फिर उसको शेप देते हैं बाय हैमरिंग या फिर एनी अदर प्रोसेस। ओके, तो ये है एक पूरा प्रोसेस जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया। देखिए, एनसीईआरटी में जो डाटा दिए हुए हैं वो अप टू 2005 तक के दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग 2005 में हमारे इंडिया में टोटल स्टील प्रोडक्शन कितना था? अप्रॉक्स 32.60 मिलियन टन पर एनम। और इसी के साथ हमारे इंडिया की पूरे वर्ल्ड में 9th पोजीशन थी एज स्टील प्रोड्यूसर। बट अगर हम रिसेंट डाटाज की बात करें, दैट इज 2012 की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग 2012 में हमारे इंडिया का टोटल स्टील प्रोडक्शन कितना है? 73.42 मिलियन टन पर एनम। ओके, तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि लास्ट 7 इयर्स में हमारे इंडिया में जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है वो मोर देन डबल हो गया है। राइट, मोर देन डबल हो गया है। और इसी के साथ आज हमारे इंडिया की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में 4th है
producer. And in fact, अगर हमारे इंडिया में स्टील प्रोडक्शन इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो 2015 to 2016 तक हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर होगा आफ्टर चाइना. ओके, नाउ अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन है? कौन सी कंट्री है? चाइना. कौन सी है? चाइना. इसीलिए तो हमने कहा कि 2015 to 2016 तक हमारा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर होगा. किसके बाद? चाइना के बाद. नाउ जैसे हमने अभी देखा था स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कि एक पिग आयरन बनता है बीच में, ठीक है. सिमिलरली अदर वैरायटीज भी होती हैं आयरन की, और उन्हीं में से एक वैरायटी है स्पंज आयरन. और हमारा इंडिया स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में सबसे आगे है. मींस हमारा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन का पूरे वर्ल्ड में. अब हम डिस्कस करेंगे मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया. ओके, और जो मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में सेपरेटली देखेंगे. ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की. पब्लिक सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं जिनकी ऑनर कौन होता है? हमारी गवर्नमेंट होती है. ओके, नाउ पब्लिक सेक्टर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट सेल, एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है. ओके, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की. प्राइवेट सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका ऑनर या तो कोई एक इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं. राइट. नाउ प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया. देखिए ये हमारे इंडिया का मैप है और ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहां कहां पे हैं. ओके, देखिए इस मैप में आपको जहां जहां पे भी ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस एरिया में क्या है? आयरन और स्टील प्लांट्स हैं. ओके, तो देखिए बांडपुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती एंड सलेम, यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं. राइट. नाउ इस मैप में आप क्लियरली नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं. राइट. नाउ इस एरिया को हम छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज इस एरिया में क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है. ओके, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं इस मैप को डिस्कस करने के बाद कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहां पे हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में. और क्यों है? देखिए उसके रीजन है, फर्स्ट रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल एट लो कॉस्ट, चीप लेबर एंड मार्केट्स. ये जो रीजन है यहाँ पे रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है लो कॉस्ट में, लेबर भी इजीली अवेलेबल है, प्लस मार्केट्स भी हैं ताकि यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो सके. राइट. अब हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस
faced by iron and steel industries. मीन्स हमारे इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. फर्स्ट, इंडस्ट्रीज में जो कोल यूज होता है दैट इज कोकिंग कोल, वो हमारे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है और इसीलिए उसकी कॉस्ट भी हाई होती है. राइट तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है, दैट इज हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल. नाउ सेकेंड, inefficient labor that results in low productivity. मीन्स कि हमारे इंडिया में जो लेबर अवेलेबल है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वो थोड़ी इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, दैट इज लो प्रोडक्टिविटी. नाउ थर्ड, irregular supply of energy. मीन्स इन इंडस्ट्रीज के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक इलेक्ट्रिसिटी और कोल, ये इन इंडस्ट्रीज को सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो पाता है, या हम कहें रेगुलरली कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाता है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो इन इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है. नाउ लास्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. मीन्स इन इंडस्ट्रीज के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपरली एंड टाइमली फुलफिल नहीं की जाती हैं या प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, जिनकी वजह से इन इंडस्ट्रीज को अगेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील. ओके, तो बच्चों इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमारा इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है. तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, शॉर्ट आउट हो जाएं, तो फिर तो हमारा इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट स्टील प्रोड्यूसर बन सकता है, चाइना से भी ऊपर आ सकता है. राइट और इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या डिस्कस किया है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन इंडस्ट्रीज में डिस्कस किया था इनका रॉ मटेरियल. क्या रॉ मटेरियल होता है? आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन, और वो भी किस रेशियो में? 4:2:1. प्लस इन इंडस्ट्रीज में मैंगनीज भी यूज होता है. और क्यों यूज होता है? टू हार्डन द स्टील. राइट. देन हमने डिस्कस की थी इन इंडस्ट्रीज की आइडियल लोकेशन, और वो आइडियल लोकेशन कौन सी होती है? जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होता है प्लस एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी होता है. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्यों कंपलसरी है? बिकॉज ये जो इंडस्ट्री हैं ये कैसी होती हैं? हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं. बिकॉज इन इंडस्ट्री में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी हैवी होते हैं, और जो रॉ मटेरियल यूज होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो भी हैवी होता है. तो उन रॉ मटेरियल एंड गुड्स को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट तो एफिशिएंट होना ही चाहिए. राइट. देन हमने डिस्कस किया था इन इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेनली क्या होता है? सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उससे पिग आयरन बनता है, और पिग आयरन से स्टील बनती है, और फिर उस स्टील को अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जाता है बाय रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग. राइट. देन हमने देखा था इन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कि कितना प्रोडक्शन होता है, और 2012 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में टोटल 73.42 मिलियन टन्स पर एनम स्टील का प्रोडक्शन होता है, और इसीलिए एज ए
स्टील प्रोड्यूसर हमारे इंडिया की पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन है, राइट। और अगर स्पंज आयरन की बात की जाए तो स्पंज आयरन के बेसिस पे हमारा इंडिया लार्जेस्ट स्पंज आयरन प्रोड्यूसर है, ओके। देन हमने डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, और उसमें हमने प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर डिस्कस किया था। प्राइवेट सेक्टर में टिस्को और पब्लिक सेक्टर में सेल, ये दोनों क्या हैं, मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, राइट। देन हमने देखा था इन इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में कहां कहां पे हैं, और उसमें हमने देखा था कि ये इंडस्ट्रीज भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, विजयनगर, भद्रावती एंड सलेम यहां पे हैं। और हमने देखा था कि बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला ये सब लगभग एक ही रीजन में आते हैं, और उस रीजन को क्या कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, राइट। मेंस हमने देखा था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में सबसे ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है इन इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, लेबर, सब कुछ, राइट। देन हमने एट लास्ट डिस्कस किए थे चैलेंजेस जो इन इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं, और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इन इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि जो हमारे इंडिया में कोकिंग कोल है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, और इसीलिए इसकी कॉस्ट हाई है, राइट। देन हमने देखा था इनएफिशिएंट लेबर इतनी एफिशिएंट नहीं है कि हाई प्रोडक्शन हो सके, प्लस इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये भी एक चैलेंज है जो हमने डिस्कस किया था। एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर चैलेंज है जो इन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करती हैं। और ये एल्यूमिनियम क्या होता है, ये एक मेटल है, क्या है, ये एक मेटल है, ओके। नाउ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो मेटल है, ये जो एल्यूमिनियम है, इसका यूज क्या है। देखिए ये जो एल्यूमिनियम है ये एक बहुत ही यूजफुल मेटल है, और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, एरोप्लेन्स को बनाने में, ओके। इनफैक्ट हम जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो भी समटाइम्स एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। इसके अलावा पेन भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं समटाइम्स। नाउ जो वायर्स होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक वायर्स, वो भी कई बार एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। इनफैक्ट जो एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं वो ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक पर्पस। एंड नाउअडेज जो गेट्स यूज होते हैं वो गेट्स भी किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। तो देखिए ये एल्यूमिनियम कितनी यूजफुल मेटल है। एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, पैंस, इलेक्ट्रिकल वायर्स, गेट्स, इन सभी चीजों के लिए एल्यूमिनियम यूज होती है, या हम एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में हर कोई एल्यूमिनियम ही प्रेफर करता है स्टील्स और आयरन्स की जगह। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है एल्यूमिनियम में कि एल्यूमिनियम इतना यूजफुल मेटल हो गया है। देखिए उसके लिए हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, ये एक लाइट वेट मेटल है, मीन्स ये बहुत ही हल्की होती है। इनफैक्ट अगर हम आयरन और स्टील की बात करें तो वो हैवी मेटल्स हैं, राइट, ये हमने देखा था। देन सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, इट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मीन्स एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती है।
और अगर हम आयरन और स्टील की बात करें तो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि उनमें जंग लग जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स ये बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर करता है, इसीलिए यूटेंसिल्स पर्पस के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि हम एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए क्यों यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए भी हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स हम इसे बहुत इजीली किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज it becomes very strong when mixed with other metals. अगर हम एल्यूमिनियम को किसी और मेटल के साथ मिक्स करके कोई एलॉय बनाएं तो ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो देखिए इस एल्यूमिनियम के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से हमारे इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बाद अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो कौन सी है, जो इंडस्ट्री अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल की। ओके, क्या होता है इनका रॉ मटेरियल, देखिए ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा रॉक, ये होता है इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, और इसका नाम क्या होता है, बॉक्साइट ओर। ओके, बॉक्साइट ओर से इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर की जाती है, राइट। नाउ जब 4 to 6 टन्स बॉक्साइट ओर यूज करते हैं फॉर एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग, तब जाके उस 4 to 6 टन्स बॉक्साइट ओर में से ओनली 1 टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होती है। नाउ एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में क्या प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडस्ट्री में बॉक्साइट आता है, ये रॉक आता है, देन इस रॉक को क्रश किया जाता है, ऐसे क्रश किया जाता है, देन एल्यूमिनियम रिफाइनरी में इस क्रश्ड बॉक्साइट को पुट किया जाता है, और फिर वहां पे कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है कुछ इस टाइप से। और जब हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है तो उसके बाद इस एल्यूमिना को एल्यूमिनियम स्मेल्टर में डाला जाता है, और एल्यूमिनियम स्मेल्टर में कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट यूज होता है। क्रायोलाइट क्या है, ये एक मोल्टन मेटल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ओके, नाउ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बाद हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ओके, तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, बॉक्साइट से सबसे पहले एल्यूमिना, देन एल्यूमिना से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बाद एल्यूमिनियम। ओके, नाउ एल्यूमिनियम स्मेल्टर में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो है 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर। मीन्स 1 टन ओर
से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम स्मेल्टर में 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो अगर हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन की बात करें तो वो आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? जहां पे रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो और रेगुलर सप्लाई भी हो इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, वो भी एट मिनिमम कॉस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया। हमारे इंडिया में ऑल ओवर एल्यूमिनियम का कितना प्रोडक्शन होता है? देखिए, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है वो 2004 का दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग 2004 में हमारे इंडिया में ऑल ओवर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कितना था? 600 मिलियन टन। बट अगर हम रिसेंट डाटा की बात करें, रिसेंट ईयर की बात करें, दैट इज 2012 की बात करें, तो हमारे इंडिया में टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कितना है? 1720 मिलियन टन। तो देखिए, लास्ट 8 इयर्स में जो टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो जस्ट डबल हो गया है। इनफैक्ट मोर देन डबल हो गया है। क्यों? बिकॉज विथ टाइम एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है और ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इंडिया के उन रीजन्स को जहां पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। ओके, तो देखिए, इस मैप में जहां जहां पे भी ये राउंड ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस रीजन में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला। इन रीजन्स में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। ओके, बट ये जो ओडिशा है, ओडिशा में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। वो भी कितनी? 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं ओडिशा में। इनफैक्ट ओडिशा में 2 मेजर एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, दैट इज नालको मीन्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड बाल्को, दैट इज भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ओके, तो ये हुई हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कंप्लीट। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसमें। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल होता है? बॉक्साइट ओर। ओके, देन हमने डिस्कस किया था इस इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इस इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? सबसे पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है और फिर एल्यूमिना से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एल्यूमिनियम बनता है। ओके, देन हमने डिस्कस की थी इस इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन। क्या होती है आइडियल लोकेशन? जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो प्लस रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो। बिकॉज हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, राइट? सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसे एरिया में स्टैब्लिश हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई हो प्लस रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो, वो भी लो कॉस्ट में, कम पैसों में, राइट? देन हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है। तो 2012 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे ऑल ओवर इंडिया में 1720 मिलियन टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। ओके, देन हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में कहां कहां है। तो देखिए,
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। और हमने देखा था कि हमारे इंडिया की मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज दैट इज नालको एंड बाल्को, ये कहां पे है? उड़ीसा में। ओके, तो ये हुई हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री विद रिवीजन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, ये केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं। ओके, नाउ आपने साइंस में डिस्कस किया होगा कि जो केमिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं? जिनमें अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन दोनों में से एक प्रेजेंट होता है, वो भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, राइट। नाउ इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा ऐश एंड कास्टिक सोडा। नाउ ऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कौन से केमिकल्स होते हैं? जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं, लाइक मीथेन, इथेन। ओके, बट ये जो केमिकल इंडस्ट्री इतने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, इनका यूज क्या है? देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव्स, पेंट्स एंड डाई स्टफ्स। एंड अगर हम नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा ऐश एंड कास्टिक सोडा की बात करें तो ये केमिकल्स यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड पेपर। अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल्स की कि इनका क्या यूज है। देखिए, पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिन। तो देखिए कितने सारे यूज हैं इन केमिकल्स के जो ये केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और इसीलिए ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे इंडिया में फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं। इनफैक्ट जो केमिकल्स ये इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, उनका इतना ज्यादा यूज है, इसीलिए ये इंडस्ट्रीज हमारे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह फैली हुई हैं। दैट इज, दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड इन ऑल ओवर इंडिया। नाउ अब अगर इस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की बात करें तो इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? तो उसका आंसर है केमिकल्स। और जो केमिकल्स ये इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेसिक केमिकल्स। ओके, तो देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी केमिकल्स ही होते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी केमिकल्स ही होते हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बेसिक केमिकल्स को यूज करके ही उनसे फर्दर न्यू केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। ओके, मीन्स एक केमिकल इंडस्ट्री जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती है,
उन्हीं केमिकल्स को कंज्यूम करके उनसे न्यू केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, राइट। सो केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करती हैं। और ये फर्टिलाइजर क्या होता है? देखिए, फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस होता है जिसे सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। That is, a fertilizer is a substance which added to soil to increase its fertility. Okay? Now, ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन पे ही फोकस करती हैं। और वो फर्टिलाइजर्स हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, phosphatic fertilizer, ammonium phosphate fertilizer and complex fertilizer. Okay? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है यूरिया। ओके, नाउ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। एंड अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में अमोनियम फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, DAP। एंड एट लास्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है। देखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स। नाउ हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह फैली हुई हैं, राइट। बट अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? केमिकल इंडस्ट्रीज तो सब जगह हैं, मीन्स कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हम कहीं पे भी एस्टैब्लिश करेंगे, रॉ मटेरियल तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, बट क्या इन फर्टिलाइजर्स को परचेज करने वाले मीन्स फार्मर्स हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे? यस और नो? नो। सो इन इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? वो लोकेशन जो मार्केट्स के पास हो, और वो भी कौन से मार्केट्स के? दैट क्राउडेड विद फार्मर्स, जहां पे फार्मर्स आते जाते हो फॉर परचेजिंग, राइट। नाउ ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर तीनों में है। ओके, पब्लिक सेक्टर में अप्रॉक्स 10 फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैं एंड अगर कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो कोऑपरेटिव सेक्टर में ओनली वन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है और वो भी कहां पे है? हजीरा इन गुजरात, और उसका नाम है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए, हमारे इंडिया में 57 फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐसी हैं जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। देन 29 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो यूरिया मैन्युफैक्चर करती हैं एज फर्टिलाइजर एंड 9 फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐसी हैं जो अमोनियम सल्फेट मैन्युफैक्चर करती हैं। इनके अलावा 68 फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐसी हैं जो सुपर फॉस्फेट मैन्युफैक्चर करती हैं एज फर्टिलाइजर। ओके, नाउ इस मैप को देखिए, ये मैप हमारे इंडिया का है और ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इंडिया के उन स्टेट्स को, उन रीजन्स को
जहां पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। देखिए, जहां जहां पे भी आपको ये डार्क कलर के और लाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि उस एरिया में क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पे ये स्पॉट्स हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, देन ओडिशा, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी एरियाज में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो फिर ये डार्क और लाइट कलर के स्पॉट्स क्यों हैं? मींस टू टाइप्स के स्पॉट्स क्यों हैं? एक ही टाइप का हो सकता था। देखिए, इसका एक रीजन है, और वो रीजन है कि ये जो रीजन्स हैं, जहां पे डार्क स्पॉट है वहां पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज्यादा है, प्लस वहां पे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये जो एरियाज हैं जहां पे डार्क कलर का स्पॉट है, दैट इज गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला, अगर हम इन स्टेट्स का ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन देखें तो ये स्टेट्स हमारे इंडिया का जो टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है उसका हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं। मींस हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, जो टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, उसकी हाफ ऑफ द क्वांटिटी इन 5 स्टेट्स में से आती है। इनफैक्ट जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है हमारी कंट्री में, तब से फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया की रैंक देखें तो हमारा इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। अब एक बात बताइए कि क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कोई चैलेंज हो सकता है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता हो? सोचिए, रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, और अगर फार्मिंग की बात करें, परचेजिंग की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन ही फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कोई चैलेंज फेस करना पड़ता होगा? यस और नो? द आंसर इज यस, और वो चैलेंज है पोटैश और पोटेशियम। कैसे? देखिए, हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो पोटैश है या पोटेशियम है, ये अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और इसीलिए हमारे इंडिया में जितना भी पोटैश और पोटेशियम यूज होता है वो पूरा की पूरा इंपोर्टेड है, पूरा की पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इंडस्ट्रीज को पोटेशियम अवेलेबल होता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। तो ये एक चैलेंज है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती हैं? जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं। ओके, नाउ सीमेंट का क्या यूज होता है ये तो सभी को पता होगा। किस लिए यूज होता है सीमेंट? फॉर कंस्ट्रक्शन, और वो भी किसका कंस्ट्रक्शन? डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड्स, राइट, देखा होगा आपने। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो सीमेंट है ये कहां से आता है? फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री। नाउ ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं ये सीमेंट किससे मैन्युफैक्चर करती होंगी? मींस इन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता होगा? देखिए, इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिना, जिप्सम,
सिलिका एंड लाइमस्टोन। एल्यूमिना कहां से प्रोवाइड होता है? जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस की जाती है उसके बीच में एक सब्सटेंस बनता है एल्यूमिना, ये हमने देखा था, राइट। तो ये जो यहाँ पे यूज होता है एज रॉ मटेरियल, ये वही एल्यूमिना है। ओके, नाउ जिप्सम। जिप्सम आपने देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसका होता है? जिप्सम का ही बना होता है। तो ये जो जिप्सम है ये भी यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देन सिलिका, सिलिका इज अल्टीमेटली व्हाट? सैंड। ओके, एंड एट लास्ट लाइमस्टोन। नाउ इनसे सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए दो चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट इंडस्ट्री में, और वो है कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रॉ मटेरियल से सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन की बात करें तो वो आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? जहां पे ये सभी रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, प्लस कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंटिन्यूअसली सप्लाई होती रहे। सो आइडियल लोकेशन फॉर cement industry is that location at which raw materials are easily available and regular supply of electricity. इसके अलावा रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाने के लिए और फिनिश्ड गुड्स को इंडस्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है, राइट। तो फिर तो आइडियल लोकेशन वही होगी जहां पे रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीजें अवेलेबल हों। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे ऑल ओवर इंडिया में 128 लार्ज स्केल इंडस्ट्री है सीमेंट की और 332 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं। नाउ ये देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है और ये मैप हमारे इंडिया के उन एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री है। देखिए, जहां जहां पे भी ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ब्लैक कलर के बॉक्सेस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस स्टेट में सीमेंट इंडस्ट्री है। ओके, तो देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में क्या है? सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। ओके, नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, और वो पॉइंट क्या है? देखिए, हमारे इंडिया में जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था वो कहां हुआ था? चेन्नई में। और कब हुआ था? इन 1904। एंड इसके बाद हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स एस्टैब्लिश होते चले गए वन बाय वन। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो व्हीकल्स बनाती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रक्स एंड सो ऑन। और इन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा यूज क्या है हमारे लिए? कि इन इंडस्ट्रीज की वजह से हमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है। सपोज कीजिए कि अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं होती तो क्या होता? हम आज भी किसी बुल कार्ट में या हॉर्स कार्ट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते। एंड लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे इंडिया में जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए काफी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिनकी वजह से
बेटर आउटपुट, बेटर मॉडल्स हमें मिलते हैं। और अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें हमारे इंडिया में, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे इंडिया में दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद एंड जमशेदपुर यहाँ पे लोकेटेड हैं। और अगर हम हमारे इंडिया में टोटल कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड 2 and 3 व्हीलर व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो हमारे इंडिया में 15 मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स में प्रोड्यूस करते हैं। 9 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं एंड 14 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ओनली 2 and 3 व्हीलर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं। इनफैक्ट अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे इंडिया की पोजीशन देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया 11th लार्जेस्ट मार्केट है। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो हमारा इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट है फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 व्हीलर हमारा इंडिया 2nd लार्जेस्ट मार्केट है। और 3 व्हीलर्स की अगर बात करें तो हमारा इंडिया सबसे लार्जेस्ट मार्केट है 3 व्हीलर्स का। और अगर एज ए मैन्युफैक्चरर बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल्स के बेसिस पे हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और 2 व्हीलर्स के बेसिस पे हमारा इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो ये तो हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात। अब हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर करती हैं लाइक टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, रेडार, कंप्यूटर्स एंड पेजर्स। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। व्हाई? बिकॉज ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती हैं। इनफैक्ट अगर हम 31 मार्च 2005 के डाटा देखें तो हम नोटिस करेंगे कि 2005 में इन इंडस्ट्रीज ने ओवरऑल 1 मिलियन पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट दिया था। और उसके बाद से ही कंटिन्यूअसली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इन शॉर्ट इन इंडस्ट्रीज की वजह से हर साल बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड इन इंडस्ट्रीज की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो ओनली मेल्स को ही नहीं मिलता बल्कि फीमेल्स को भी मिलता है। इनफैक्ट इन इंडस्ट्रीज में जितने नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं उनमें से 30 to 40% फीमेल्स होती हैं। 30 to 40% फीमेल्स होती हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा एक और रीजन है जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो रीजन ये है कि ये इंडस्ट्रीज मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं हमारे इंडिया के लिए। मीन्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, जितनी भी फॉरेन मनी आती है, उसका एक मेजर पोर्शन किसकी वजह से आता है? इन इंडस्ट्रीज की वजह से। तो जब ये इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमारी गवर्नमेंट को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए।
राइट। तो चलिए देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज फिक्स किए हैं जहां पे ओनली एंड ओनली आईटी इंडस्ट्रीज होती हैं। प्लस उन पर्टिकुलर एरिया में वो सभी फैसिलिटीज, वो सभी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं जो किसी भी आईटी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और हाई डाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितनी भी फैसिलिटीज आईटी इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो सभी फैसिलिटीज एक सिंगल एरिया में प्रोवाइड करा दी हैं, राइट। और जब एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सभी फैसिलिटीज एक सिंगल प्लेस में प्रोवाइड कराई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल विंडो सर्विस। ओके, तो सिंगल विंडो सर्विस क्या है? ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्म्स और इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे ओनली एंड ओनली आईटी इंडस्ट्रीज हैं और उन्हीं के एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज हैं, ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सो ये इंडस्ट्रीज जब हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इस्टेब्लिश किए हैं, जहां पे इन इंडस्ट्रीज के लिए सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, नाउ जो गवर्नमेंट एजेंसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इस्टेब्लिश करती है और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उस एजेंसी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहां पे हैं। देखिए, इस मैप में जहां जहां भी ये रेड कलर के सर्कल्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को, राइट। तो देखिए, हमारे ऑल ओवर इंडिया में श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, चेन्नई, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कोलकाता एंड गुवाहाटी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। और जब इन एरियाज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं तो ऑब्वियसली जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इन्हीं एरियाज में होंगी, राइट। बट अगर हम ऐसे एरिया की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज हैं तो वो एरिया कौन सा है? बेंगलोर। हमारे ऑल ओवर इंडिया में बेंगलोर एक ऐसी सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा क्या है? आईटी इंडस्ट्रीज हैं। इनफैक्ट हमारे ऑल ओवर इंडिया से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट होता है उसका मेजर पोर्शन कौन कंट्रीब्यूट करता है? अगेन बेंगलोर। इसीलिए बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मीन्स
बेंगलोर हमारे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। क्यों है? बिकॉज बेंगलोर में सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज है, प्लस हमारे इंडिया से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट होता है उसका मेजर पोर्शन कौन कंट्रीब्यूट करता है? बेंगलोर। ओके, तो ये हुई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कंप्लीट। और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर करती हैं, लाइक टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर एंड पेजर। देन हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती हैं, प्लस हमारी कंट्री के लिए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स भी हैं, राइट। और हमने डिस्कस किया था कि हमारी गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश किए हैं जो इन इंडस्ट्रीज को सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन हमने देखा था कि हमारी ऑल ओवर कंट्री में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं? श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, त्रिवेंद्रपुरम, कोयम्बटूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड गुवाहाटी, राइट। और हमने ये भी देखा था कि हमारी कंट्री में जो बेंगलोर है, जो बेंगलोर सिटी है, वो हमारी कंट्री की, हमारे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज हैं। ओके, और इसी के साथ कंप्लीट होता है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।